हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़े थे, जैसे कि आयन डाइपोल है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सब इंटरेक्शन पढ़ा था। और लास्ट क्लास में एक डाउट आया था कि अगर वैन डर वाल रेडियस, राइट, वैन डर वाल रेडियस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वैन डर वाल फोर्सेस का वैल्यू या वैन डर वाल अट्रैक्शन का वैल्यू कम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। समझने का ट्राई करें कि वैन डर वाल रेडियस बेसिकली क्या है। अगर मान लीजिए कोई लेट्स से नोबल गैस है, तो उसका रेडियस को मेजर करते हैं वैन डर वाल रेडियस से, राइट। लेकिन ये जो फोर्सेज हैं इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो ध्यान से सुने, इनको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। बॉन्ड जनरली क्या होता है ना, अब मैं बॉन्ड की बात करूँ, बॉन्ड जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो क्या होता है, ये आयन है, मतलब Na+ से Cl- से मिलके अट्रैक्शन होगा, ये वन मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है? HCl है, H सिंगल बॉन्ड Cl, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये वन मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, मान लीजिए एक HCl है, दूसरा HCl है, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। अब अगर ये एक आयन है और दूसरा जैसे पोलर है, आयन है दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा इसको बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन, राइट। एक आयन है दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। पोलर है तो वहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। एक पोलर मॉलिक्यूल है दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा इसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। दोनों ही नॉन पोलर है, तो यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है? ये जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड में क्या होता है, Na+ और Cl- के बीच में साक्षात अट्रैक्शन होता है। इतना अट्रैक्शन होता है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, इन्हीं को वैन डर वाल अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये सारे वैन डर वाल अट्रैक्शन है। तो ये वैन डर वाल अट्रैक्शन का वैल्यू कम होता है वैन डर वाल रेडियस से, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इनका स्ट्रेंथ है, पहले आपको एक चीज समझ में आ गया कि पोलर रहेगा तो उसके लिए डाइपोल वर्ड यूज करना है, नॉन पोलर है तो वहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल वर्ड यूज करना है। देखिए आयंस अगर आयंस होंगे तो इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आयन मींस साक्षात चार्ज, तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर इंड्यूस्ड है, मतलब कहीं पे डाइपोल नहीं है, इंड्यूस्ड है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होगा। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल में कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो डाइपोल में प्लस माइनस रिलेटिवली ज्यादा होगा, तो डाइपोल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल में अट्रैक्शन कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आयन डाइपोल अट्रैक्शन का होता है, यहाँ पे तो साक्षात चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज रहेगा। इसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा, दोनों पे थोड़ा थोड़ा चार्ज है। इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया तो इनका वैल्यू थोड़ा सा कम रहेगा। अब इंड्यूस्ड डाइपोल में भी इन दोनों में देखिए कॉमन है, यहाँ पे आयन है, यहाँ पे डाइपोल है। ऑफ कोर्स आयन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा डाइपोल से, इसीलिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का अट्रैक्शन ज्यादा होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का अट्रैक्शन सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों ही एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ थोड़ा ध्यान रखें, आयन डाइपोल का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, मतलब फिर इसके बाद डाइपोल डाइपोल, इसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लास्ट में होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का नेम, एक और निकनेम है, इसको अपन लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट। और ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का भी एक निकनेम है, इसको डी बाई इंटरेक्शन या डी बाई फोर्सेस बोल सकते हो आप। और डाइपोल डाइपोल का भी एक निकनेम है, इसका निकनेम है कीसम फोर्सेस, कीसम, ठीक। जस्ट ये निकनेम है इनका, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिए। अब अपन बात करते हैं कि इनका यूज क्या है, ठीक ना। अपने पढ़ा क्यों, चलिए इनको अपन क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए,
लिखिए क्वेश्चन की विच ऑफ द इंटरैक्शन, एक प्रॉब्लम लिखिए, विच ऑफ द इंटरैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, which of the interaction is responsible for solubility of ionic compound in water, which of the interaction is responsible for solubility of ionic compound in water, मीन्स इनमें से कौन से इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबल है वाटर में आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल करने के लिए। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। वाटर में किसी भी आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड समझते हैं, आयनिक कंपाउंड इसमें NaCl है, तो ये आयन से ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, राइट। आपको बताना है कि समझ लीजिए Na+ है, वाटर में सॉल्युबल होने का मतलब है, वाटर में अभी के लिए सॉल्युबल होने का मतलब एकदम देसी में समझिए कि वाटर से अट्रैक्ट होना। क्या बोला मैंने? वाटर में सॉल्युबल होने का मतलब वाटर से अट्रैक्ट होना, अभी के लिए जस्ट ये समझिए। तो वाटर से अट्रैक्ट होगा ये, आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में आपको पता है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे Δ- हाइड्रोजन पे Δ+, राइट। तो अगर Na+ आएगा तो वाटर की कौन से पार्ट से अट्रैक्ट होगा? Δ- से। Na+ और H2O में ऐसे अट्रैक्शन होगा, क्लियर है। ऐसे मान लीजिए कोई नेगेटिव आयन ले लीजिए, लेट्स से एनायन ले लिया मैंने, Cl- है, अब वाटर है, तो वाटर में पता है ऑक्सीजन पे Δ- हाइड्रोजन पे Δ+। Cl- वाटर के कौन से पार्ट से अट्रैक्ट होगा? Δ+ वाले पार्ट से, तो यहाँ पे Cl- और Δ+ में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन है इसीलिए ये सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, कैसे सॉल्युबल है, ये हमें पढ़ना है इसी टॉपिक में। पूरा टॉपिक ही पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। अभी के लिए बस एक लाइन याद रखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वाटर से अगर अट्रैक्ट हो रहा है इसी को अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सिंपल सा एक लाइन। अब आप बताइए ये कौन सा अट्रैक्शन है? आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनमें में से कोई अट्रैक्शन होगा। अब देखिए कौन सा है, ये आयन है, ये पोलर कंपाउंड है, तो पोलर में डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो नोट कर लीजिए आयन डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following interaction is responsible for, next problem, which of the following interaction is responsible for solubility of noble gases in water। अगर नोबल गैसेस वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर में डिसॉल्व करना है नोबल गैस को, कौन सा इंटरेक्शन होगा? वाटर एंड नोबल गैस में कौन सा अट्रैक्शन होगा? फिर से चलिए सोचते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर OHH, Δ- Δ+, पोलर मॉलिक्यूल है, और मान लीजिए कोई नोबल गैस से कोई भी नियॉन, जेनॉन, रेडॉन कोई भी ले लीजिए, ये नॉन पोलर है। यार एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बताइए इन दोनों में कौन सा इंटरेक्शन होगा? पोलर में डाइपोल, यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे Δ- के अगर पास में आएगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ पे Δ-, यहाँ पे Δ+, तो Δ- Δ+ में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसमें आंसर होगा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कैसे सोचा मैंने? देखिए एक लाइन में अगर आंसर देना है, वाटर पोलर है मींस डाइपोल, नोबल गैस नॉन पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आंसर लिखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। हो गया। अब एक चीज आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टॉप टू बॉटम आएंगे तो नोबल गैसेस का साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नोबल गैसेस का साइज इंक्रीज होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन इंक्रीज होगा,
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी होगा। तब बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ नोबल गैस increases, size of noble gas increases, dipole induced dipole attraction increases, solubility of noble gas in water increases. Clear है? ये नोट पे पॉइंट लिख लीजिए आप। As we move from top to bottom, as we move from top to bottom, size of noble gas increases, size of noble gas increases, dipole induced dipole interaction increases, size of noble gas increases, dipole induced dipole interaction increases, solubility of noble gas in water increases. Solubility of noble gas in water increases. हो गया? So next question. Next problem लिखिए आप कि which of the interaction is responsible for melting point and boiling point of water? मतलब यार वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है। देखो यार मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस मेल्टिंग है। लिक्विड अगर गैस में जा रहा है, ये प्रोसेस बॉइलिंग है। सबको समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये फील करिए आप। सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल एकदम पास में होंगे, राइट। इन्हीं मॉलिक्यूल को दूर दूर ले जाना है। देखिए मेल्टिंग में क्या होगा, बॉइलिंग में क्या होगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनको थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया, अब ये वाटर लिक्विड बन गया, राइट। बॉइलिंग में क्या होगा, इन लिक्विड वाटर के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा था इसको और इंक्रीज कर दीजिए। अगर मैं इनको और इंक्रीज कर दूं तो ये गैस बन जाएंगे। पहले आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है। मेल्टिंग में क्या होगा, बहुत सारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल रहेंगे, पास में रहेंगे तो सॉलिड, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं लिक्विड, डिस्टेंस और इंक्रीज कर दूं तो ये गैस बन गया। क्लियर है? अब सोचिए यहाँ पे करना क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मींस एक H2 मॉलिक्यूल है, राइट, दूसरा H2 मॉलिक्यूल है OHH, यहाँ पे OHH, ऐसे मैंने H2 मॉलिक्यूल ले लिया। ये जो OHH बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल H2, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंज मतलब क्या होगा, जस्ट ये मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, ये मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, इनके बीच में डिस्टेंस मैंने बस इंक्रीज कर दिया। डिस्टेंस इंक्रीज किया है मैंने, ध्यान से सुने। यहाँ पे OH बॉन्ड इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट इनके बीच में H2O मॉलिक्यूल और ये H2O मॉलिक्यूल। मान लीजिए आपके पास एक पैकेट H2O का, एक पैकेट है H2O का, ये जस्ट इन पैकेट को मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या देखेंगे, मेल्टिंग में बॉइलिंग में अगर देखो दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है, इसीलिए इनको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको इनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा।
इट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? अब खुद से सोचो, ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल H2O, आपको पता है ये H2O भी पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन होगा? पोलर एंड पोलर में कौन सा इंटरेक्शन होगा? तो डाइपोल डाइपोल। क्लियर है? तो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने में कौन सा इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा? डाइपोल डाइपोल। तो आप आंसर लिख लीजिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? So next question, which of the interaction is responsible for melting point and boiling point of noble gases? फिर से आपको यहाँ भी वैसे सोचना है, दो नोबल गैस लेना है और दोनों को का डिस्टेंस इंक्रीज करना है। अब सोचिए दो नोबल गैस है, राइट? ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल गैस, नॉन पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आंसर लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है? तो अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, मतलब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक। तो अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीज होगा। साइज ऑफ नोबल गैस इंक्रीजेस, फिर से इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे नोबल गैसेस का टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब चाहे तो नोट में लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, on moving from top to bottom in noble gas, melting point and boiling point increases. Melting point and boiling point increases. Clear है? अब एक चीज और, पॉइंट नंबर 2, F2 Cl2 Br2 I2। इसमें देखिए ये फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपने पढ़ा भी होगा शायद कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये दोनों गैस होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। अब इसका लॉजिक भी आप यहीं से सोच सकते हैं। देखिए F2 मॉलिक्यूल है, दूसरा F2 मॉलिक्यूल है, ये F2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, राइट? I2 I सिंगल बॉन्ड I, यहाँ भी I सिंगल बॉन्ड I2 गैस भी नॉन पोलर है। अब आप खुद से सोचिए कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, बहुत सारे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, F2 बहुत सारे हैं। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? F2 के बीच में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, राइट? चलिए इसको लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी नॉन पोलर है, यहाँ भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि अगर टॉप टू बॉटम आऊंगा साइज इंक्रीज होगा तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंक्रीज होगा, राइट? मींस I2 में जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों I2 के मॉलिक्यूल पास में रहेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ब्रोमीन में थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होगा तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में साइज इनका बहुत ही स्मॉल है, इनमें इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा, तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल रिलेटिवली दूर रहेंगे। ये पॉइंट समझ में? तो अगर फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये गैसियस फेज में रहेंगे। ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के केस में रिलेटिवली डिस्टेंस कम होगा बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इसीलिए ब्रोमीन लिक्विड फेज में मिलता है।
लेकिन I2 के केस में यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि I2 के मॉलिक्यूल पास में रहेंगे, इसीलिए I2 और I2 या फिर आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नोट में पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, देखिए ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, राइट, ये हर जगह लगता है, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। मतलब नॉन पोलर गैसेस हैं वहां भी रहेगा, पोलर नॉन पोलर अगर गैस है, ठीक, वहां भी एप्लीकेबल होगा, थोड़ा बहुत लगेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो रहेगा, ये लंडन फोर्सेस तो रहेगा, लेकिन साथ में मान लीजिए दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं, HCl, ठीक, तो HCl में डाइपोल अट्रैक्शन होगा, तो डाइपोल अट्रैक्शन होगा, साथ में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी रहेगा। किसी इंस्टेंट पे ट्रॉबा डाइपोल बना तो इंड्यूस करेगा, ये होते रहेगा, ये फिनोमेना ऑलवेज एप्लीकेबल है। लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही कम होता है, राइट। तो होता क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रहेगा, लेकिन सिंस इन सब फोर्सेस जो कि स्ट्रॉन्ग है, इनके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इसको अपन इग्नोर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है या नहीं होता है, तो नॉन पोलर में होता है, डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉन पोलर में ये सब होता ही नहीं है। पोलर में भी होता है, लेकिन पोलर में ये डोमिनेट नहीं कर पाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नोट पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, instantaneous dipole induced dipole attraction work in polar molecule as well as non-polar molecule. Instantaneous dipole induced dipole attraction work in is present in polar molecule as well as is present in polar molecule as well as non-polar molecule, but it dominates in non-polar molecule. Clear? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते टाइम अगर किस दो मॉलिक्यूल के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज, बॉइलिंग का मतलब समझे लिक्विड को गैस में ले जाना है। दो मॉलिक्यूल अगर पास में है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये लिक्विड रहेंगे। दूर गए तो ये गैस बन गया, मीन्स बॉइलिंग हो गया। क्लियर है? तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट, मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। डिफरेंस समझिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है A सिंगल बॉन्ड B और यहां भी लेट्स से C सिंगल बॉन्ड B, A सिंगल बॉन्ड B, यहां पे C सिंगल बॉन्ड B। AB मॉलिक्यूल दूसरे कंटेनर में CD मॉलिक्यूल है। देखिए AB बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, यहां भी AB बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, CD बॉन्ड रिलेटिवली वीक है। AB बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, A एंड B के बीच में मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, C एंड D के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? गेस करिए किसका ज्यादा होगा? आप गेस नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने?
गेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? रीजन इज कि देखो यार, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बॉइलिंग में मैं इन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता हूँ। बॉइलिंग में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को डिस्टेंस इनका इंक्रीज करना है। बस यहाँ पे दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इंक्रीज करना है। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इससे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, एक मॉलिक्यूल है ए बी, दूसरा मॉलिक्यूल ए बी, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है। यहाँ मॉलिक्यूल सी डी, ये मॉलिक्यूल सी डी, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है। मान लीजिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, ये दोनों पोलर है, तो यहाँ पे डाइपोल होगा। तो पता है डाइपोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है कि बॉइलिंग देखते टाइम आप इंटरमॉलिक्यूलर मींस दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन देखें, ना कि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखें आप। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। चलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो गया, फिर आपको कंपेयर कर सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस। राइट, वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और आप एक और बोल सकते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर है? साइज इंक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होगा। और ये जो साइज है जनरली मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। अपन साइज कैसे कंपेयर करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट से जनरली। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, नियॉन है, नियॉन का मॉलिक्यूलर वेट 20 है, नियॉन का साइज ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज और, ये जो वैन डर वाल फोर्सेस है ये बेसिकली सरफेस पे एक्ट करता है। मतलब यहाँ पे सरफेस, इस मॉलिक्यूल का सरफेस, जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स मॉलिक्यूल का जो आउटर लेयर है, आउटर सरफेस है, इस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया कांटेक्ट में जो भी होंगे, ज़्यादा कांटेक्ट में है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कम कांटेक्ट में है तो अट्रैक्शन कम होगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए इस पे प्रॉब्लम कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। फर्स्ट CH4 SiH4, इसको बोलते हैं मीथेन, सिलेन, जर्मेन, SnH4, स्टेनिन, प्लम्बिन, PbH4। इनमें आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। BF3, BCl3, BI3, बात करते हैं H2 एंड हीलियम। 1 2 3 में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। फोर्थ में आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए इसमें आंसर देखते हैं पहले। ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है,
वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? सेकेंड में भी BF3 फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। H2D2T2 समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2, ट्रिटियम का एटॉमिक वेट 3। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ में क्या है? H2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 आएगा, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 है। एज एक्सपेक्टेड हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न समझते हैं। देखो हीलियम क्या होता है? ऐसे वन एटम है हीलियम का और ये ऐसे स्फेरिकल रहेगा, राइट? और हीलियम के सराउंडिंग में मान लीजिए यहाँ भी एक हीलियम एटम है, ये भी स्फेरिकल रहेगा, यहाँ भी एक हीलियम एटम है, ये भी स्फेरिकल रहेगा, यहाँ पे हीलियम एटम, ये भी स्फेरिकल, यहाँ पे एक हीलियम एटम, ये भी स्फेरिकल रहेगा। क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? मैं फोर्स का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H, ये मॉलिक्यूल ऐसे कुछ रहेगा। अगर आप देखा जाए मॉलिक्यूल को तो ये H2 मॉलिक्यूल ऐसे स्फेरिकल नहीं रहेगा। हाइड्रोजन एक स्फीयर मिलके ऐसे इलिप्टिकल टाइप का रहेगा 3D में। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? ये H2 मॉलिक्यूल है, अब नीचे भी मान लीजिए इसके बगल में एक H2 मॉलिक्यूल है, एक सिंगल बॉन्ड H, ऊपर भी यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे मान लीजिए H सिंगल बॉन्ड H, लेफ्ट में राइट में सब जगह पे H2 रहेगा। कंटेनर में मान लीजिए कि आपकी एक कंटेनर में हीलियम के मॉलिक्यूल है, दूसरे कंटेनर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। हीलियम क्या है? स्फीयर है। स्फीयर में अगर कॉन्टैक्ट देखेंगे, मान लीजिए एक स्फीयर इमेजिन करिए, दूसरा स्फीयर इमेजिन करिए, इनके बीच में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे बहुत ही कम कॉन्टैक्ट रहेगा। मीन्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिर्फ यहाँ से रहेगा, यहाँ पे इधर रहेगा, यहाँ पे इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा। तो सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में बहुत ही कम रहेगा। जो वैन डर वाल्स फोर्स है ये सरफेस पे एक्ट होता है, तो यार सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में कम है, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में कुछ कैसा है? ये मान लीजिए मैंने देखी कि ये ऐसे ही इस शेप का है, दूसरा हाइड्रोजन ये भी यार इस शेप का है ऐसे, राइट? अब इसके ऊपर एक और है, राइट? तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में रिलेटिवली ज्यादा होंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में रिलेटिवली ज्यादा, इधर चलो थोड़ा सा कम है। लेकिन होगा क्या? बॉइलिंग में क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, सबसे सेपरेट करना है। इस मॉलिक्यूल को भी सबसे, जितने भी हीलियम है सराउंडिंग के, सबसे सेपरेट करना है, सबसे दूर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दी, बॉन्ड इन द सेंस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक ब्रेक कर दिया और बॉइलिंग हो गया, ऐसा नहीं है। जितने भी सराउंडिंग के मॉलिक्यूल है सबसे डिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H2 के केस में यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट अपन आता है फोर्थ के बाद फिफ्थ। अभी प्रोसेस में डिफरेंट लॉजिक लगेगा। फिफ्थ में BF3 BCH3 होल थ्राइस। तो ये फिफ्थ एग्जांपल लॉजिक में बताऊंगा, ठीक है? आप एक काम करिए तब तक से, फिफ्थ में आप दोनों का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करिए, ठीक? उसके आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। NF3 NCH3 होल थ्राइस। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक वेट 11, फ्लोरीन का 19, 19 3 57, 57 प्लस 11 68 आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे CH3 का होता है 15, 15 3 45, 45 प्लस 11 ये आएगा 56। करेक्ट है? राइट। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से देखते तो आपका आंसर आना चाहिए था BF3,
क्लियर? BF3 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसका साइज ज़्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, BF3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अफसोस BCH3 होल राइस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका लॉजिक समझो क्या होता है। BF3 का जो मॉलिक्यूल है बोरॉन क्लोरीन 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 ऐसा रहेगा, राइट? ये ऐसा मॉलिक्यूल है BF3 का। इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। आपको पता है कि बोरॉन पे अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा जाए तो बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2, फ्लोरीन का 4 होता है, राइट? तो होगा क्या कि BF3 में बोरॉन है और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, 2 और 4, डिफरेंस 2 का है। तो फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा होगा, राइट? अब मान लीजिए एक और BF3 मॉलिक्यूल है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज, जो सरफेस पे फ्लोरीन है यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं BCH3 फुल राइस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे बोरॉन CH3 ये ऐसे रहेगा, राइट? दूसरा BCH3 फुल राइस, बोरॉन CH3 मतलब यहाँ पे BCH3 फुल राइस में क्या है, बोरॉन डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है 2 एंड 2.5 जस्ट 0.5 का है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस सरफेस पे रहेगा लेकिन रिलेटिवली बहुत कम है, राइट? अब क्या होगा कि ये जो BF3 के मॉलिक्यूल है इनके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। अब खुद से दिमाग लगाओ, ये कोई मॉलिक्यूल है इसके भी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा मॉलिक्यूल इसके भी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव में अट्रैक्शन या रिपल्शन, नेगेटिव एंड नेगेटिव में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने का मतलब है ये खुद एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अगर ये खुद एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो फिर इनको सेपरेट करना मतलब दूर ले जाना बहुत ही इजी काम है। इजी काम मतलब बस थोड़ा सा आप टेम्परेचर दीजिए, थोड़ा सा एनर्जी दीजिए और ये फटाक से दूर दूर चले जाएंगे। मीन्स BF3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या? BCH3 होल राइस का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए NF3 और NCH3 होल राइस में यहाँ पे देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 57 और इसका नाइट्रोजन का 14 होता है। 57 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 3 इसमें ऐड कर दिया, इसका 71 हो जाएगा, लेकिन इसका जस्ट 59 रहेगा, राइट? लेकिन वैसे होना क्या चाहिए था कि NF3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अफसोस NCH3 होल राइस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका लॉजिक क्या है, चलिए सुनते हैं। आपको NF3 का स्ट्रक्चर पता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, NFF लोन पेयर। NCH3 का नाइट्रोजन मिथाइल 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 और एक लोन पेयर रहेगा। क्लियर है? आपको डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन के साइड, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लोन पेयर। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं ये डाइपोल मोमेंट इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट? लेकिन इसमें देखेंगे आप डाइपोल नाइट्रोजन कार्बन में, नाइट्रोजन के साइड में, नाइट्रोजन के साइड में, नाइट्रोजन के साइड में, यहाँ पे लोन पेयर के साइड में। तो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट सिंस सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसलिए कम होगा। देखा जाए इन दोनों में डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इसमें पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। पोलैरिटी ज्यादा रहेगा तो फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू हाई पोलैरिटी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए 6 के बाद 7 CCl4 एंड SiCl4 में
देखो यार फिर से अगर आप देखोगे तो होना चाहिए था SiCl4 का सिलिकॉन का एटॉमिक वेट कार्बन से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितने का होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और सिलिकॉन का 28, राइट। मतलब इसका फाइंड करिए 71 प्लस 71 मीन्स 142 प्लस 12 इनसे कितना हो जाएगा 154 है। इसका पेपर चेक कर लेना, लेकिन इसका इसमें हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका 12 था, इसका 28 हो जाएगा, तो इसमें 16 और ऐड कर दीजिए, इसका 170 होगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट SiCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था CCl4 से, लेकिन यहाँ पे फिर से सेम लॉजिक, CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, कार्बन क्लोरीन 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 ऐसे CCl4 मॉलिक्यूल रहेगा। SiCl4 में सिलिकॉन क्लोरीन 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 ये मॉलिक्यूल है। आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 के आसपास होता है, कार्बन का 2.5, क्लोरीन का तो यहाँ भी 3 है, लेकिन सिलिकॉन का अप्रोक्सीमेटली 1.8 होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 1.2 का है, यहाँ पे डिफरेंस जस्ट 0.5 का है। तो यहाँ पे क्या होगा SiCl4 में डेल्टा माइनस चार्ज, ये बेसिकली ज्यादा हो, डेल्टा माइनस चार्ज है, तो यार यहाँ पे क्या होगा SiCl4 में मॉलिक्यूल में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो इनको ब्रेक करना रिलेटिवली इजी है। अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना रिलेटिवली इजी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7th के बाद 8 बॉइलिंग पॉइंट में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर वेट 14, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 14 है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि N2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन C कार्बन मोनोऑक्साइड का देखेंगे C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन से कार्बन की साइड में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर ना, चाहो तो लेविस रूल से ड्रॉ कर लेना, और फिर C डबल बॉन्ड O यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा। फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे तो आप चाहो तो इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को मतलब A प्लस सिंगल बॉन्ड B माइनस को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, वही आप O कोऑर्डिनेट बॉन्ड C लिख सकते हैं, राइट। वैसे अगर आप दिमाग नहीं लगाओ, ठीक ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड O, इसमें कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। भाई क्यों ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन के साइड में होना चाहिए था, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है। रीजन समझने का ट्राई करना, क्यों होता है ऐसा। देखिए C डबल बॉन्ड O है, ये नॉर्मल डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड में जाएंगे, इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जब डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस होगा। लेकिन ये जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग मतलब कुछ नहीं यार, जस्ट ऑक्सीजन लोन पेयर अपना इसको डोनेट कर रहा है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लीजिए या बैक बॉन्डिंग बोल लीजिए, सेम चीज है। ये क्या होगा, इस बॉन्ड में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन के साइड में है। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा तो कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस आएगा, क्लियर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसलिए देखेंगे कार्बन पे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होगा, ऑक्सीजन पे भी बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होगा। इसका डाइपोल मोमेंट, इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट अगर वैल्यू देखा जाए तो म्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1 डिवाइड के आसपास होता है, बहुत ही कम। लेकिन हाँ N2 तो इसमें डाइपोल मोमेंट एकदम ही जीरो होता है, इसमें थोड़ा सा होता है,
तो सिंस थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट है, थोड़ा सा ये पोलर है, इसीलिए इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए ये हो गया अपना फोर्सेस। बस एक चीज में और ध्यान रखना, अगर आप याद रख सकते हो तो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल है, राइट, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट नंबर किसका आता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में नंबर आएगा इंस्टैंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये नंबर था सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे डाइपोल डाइपोल, थर्ड नंबर पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्थ नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड फिफ्थ नंबर पे इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आयन डाइपोल, यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म आएगा, ठीक, यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ये आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। डाइपोल डाइपोल में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में 1/r⁴, एंड इन दोनों में एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r�6 होता है। ठीक, तो ये जेईई में पूछा भी है, तो ये वाला आप, और फिर से डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। लेकिन बस ये ऑर्डर आप ध्यान रखें, ठीक, तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखें। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब इसी में अपन डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस है, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब से समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बहुत ही जो पीरियोडिक टेबल में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट उनसे अटैच्ड है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए भी मान लेता हूँ फ्लोरीन से। चलिए इमेजिन करो कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, HF है, इसके बगल में भी HF मॉलिक्यूल है, बगल में भी HF मॉलिक्यूल है, बगल में भी HF मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे HF मॉलिक्यूल हैं। आपको पता है कि HF में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होता है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2, 2.1 कुछ ऐसे होता है। क्या होगा? फ्लोरीन के पास में डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा। क्यों? बिकॉज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड में शिफ्ट होंगे। यहाँ भी फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। क्लियर है? लेकिन यार होगा क्या, फ्लोरीन के पास डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा हो गया, जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन का साइज इतना सा होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो अगर हाइड्रोजन का साइज बहुत ही स्मॉल है तो जो इसका चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाई साइज होता है। सिंस हाइड्रोजन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, तो अगर इस पे थोड़ा सा भी चार्ज आ जाए तो चार्ज डेंसिटी हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा हो जाता है। इस का साइज अगर स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन पे चार्ज डेंसिटी जो डेल्टा प्लस दिख रहा है ये बहुत ज्यादा रहेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डाइपोल 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 बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब क्या होगा,
एक मॉलिक्यूल मैंने HF का लिया, दूसरा मॉलिक्यूल HF का, इसके डेल्टा माइनस एंड इसके डेल्टा प्लस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, राइट? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के बीच में, किसी एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और इस अट्रैक्शन को बेसिकली हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जस्ट ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सिंस इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 से 42 किलोजूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा। रिलेटिवली वैन डर वाल्स फोर्स से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जस्ट एक स्पेशल नेम दे दिया। ये कौन सा बॉन्ड है? ये वाला कौन सा बॉन्ड है? ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आप एक काम करिए, जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए आप। देखिए कि the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with more electron negative element which binds hydrogen atom of one molecule with more electron negative element of another molecule with more electron negative element of another molecule is called hydrogen bond. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि it is denoted by ऐसे लिख लीजिए डॉट 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 डॉट। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहीं पे कि अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कोवैलेंट बॉन्ड में अगर कंपेयर किया जाए तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है यार, ये एक मॉलिक्यूल के बीच में है, ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, ये रिलेटिवली वीक होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ है, बॉन्ड इसलिए अपन बोल रहे हैं थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए बॉन्ड बोल रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ है ये ज्यादा होगा कोवैलेंट बॉन्ड से। क्या बोला मैंने? कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। तो आप लिख सकते हैं नोट पे पॉइंट ए। generally hydrogen bond is longer than covalent bond। क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से ए, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक से ए, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट से ए, डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, कोवैलेंट बॉन्ड है ये।
इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड का लेंथ अगर x है, हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ अगर y है, ऑफ कोर्स y विल बी ग्रेटर देन x, राइट। लेकिन बस इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है K प्लस HF2 माइनस में। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, लेकिन K HF2 माइनस में। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर है K प्लस HF2 माइनस में होता है F माइनस H सिंगल बॉन्ड F। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन पे यहाँ पे फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा प्लस यहाँ पे फ्लोरीन पे साक्षात माइनस है, तो यहाँ पे माइनस एंड डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर मैं इसके लेंथ को बोल दूं लेट्स से y, इसके लेंथ को x, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट y और x का लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फिर थोड़ा सा y ज्यादा होता है, या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं। इक्वल टू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सेट्रा, अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम ही होता है। यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, लेकिन KHF2 में, K प्लस HF2 माइनस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कोवैलेंट बॉन्ड के इक्वल है। ये चीज आपका ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसलिए अपन अब हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिस्कशन अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अपन अभी देखेंगे अपन कि यहाँ पे किस केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इफेक्ट क्या होगा, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।